सो हेलो एवरीवन। तो देख सकते हैं कि आज से हमारा ओनली 91 डेज इज जस्ट अबाउट टू लेफ्ट एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं मशीन के PYQ जो क्वेश्चन नंबर मतलब हम 31 से 40 डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि देखिए मिड इजी का बुक बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें मतलब पैटर्न बहुत ही अच्छे से दिए हुए हैं। तो आप बुक ले लें एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आपके पास अगर बुक हो, देखिए बुक रहना इज़ रियली इंपॉर्टेंट। सो उसी बुक से मेरे लाइब्रेरी में है एंड आई जस्ट कवर ऑलरेडी। हमने पावर जानते होंगे कि नेटवर्क जस्ट अबाउट टू कंप्लीट, नेटवर्क कंप्लीट ही हो गया, मशीन भी कंप्लीट ही हो जाएगा। तो एंड फॉर PDF जो PDF मैं बनाता हूँ फॉर दैट यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 30 से हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 से और 40 तक, 31 से 40 तक। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 30 हम समझ लेते हैं क्योंकि 31 सेम उसी पे है। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या कह रहा है, देखिए सबसे पहले कि मशीन के क्वेश्चन कैसे हम करते हैं। द मेन अप्रोच के सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद गिवन लिखने के बाद हम समझ जाते हैं कि हमें करना क्या है। सबसे पहले हमारे पास 1000 ये पावर है, इस बराबर 1000 kVA दिया हुआ है, किलो वोल्ट एम्पियर, ठीक है। उसके बाद 6.6 हमारा वोल्ट दिया हुआ है, स्टार कनेक्टेड और सिंक्रोनस इसमें रिएक्टेंस दिया हुआ है। निगेट मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो नेगलेक्ट बोला है। आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑपरेशन एट अ फुल लोड एंड यूनिटी पावर फैक्टर यूनिटी है। तो हमें सबसे पहले इतना हमने पढ़ लिया, ये पूरा हमने पढ़ा, फिर गिवन हमने लिखा यहाँ पे गिवन। उसके बाद फिर बोला इंड्यूस EMF लाइन टू लाइन हमें फाइंड करना है। टू फाइंड इंड्यूस EMF लाइन टू लाइन सबसे पहले जो भी मतलब डेटा दिया हुआ है उसको हम मतलब सर्किट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो यहाँ पे ES, यहाँ पे XS, यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज। तो यहाँ से जब हम इसको सर्किट फॉर्म में मतलब फॉर्म कर लेते हैं तो हमारे को क्वेश्चन बहुत ही मतलब स्पष्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है, हमारा विजन क्लियर हो जाता है कि हमें कैसे सॉल्व करना है। सो रेटेड करंट इक्वल टू IA इक्वल टू पावर अपन √3V मतलब जो लाइन टू लाइन है। तो AS की वैल्यू दिया हुआ है एंड √3 हम VL की वैल्यू हम रख लेंगे तो हमारा मतलब रेटेड करंट आ जाएगा। जब रेटेड करंट आ जाएगा देन हम क्या करेंगे, रेटेड करंट आने के बाद एज जनरेटर इज़ मतलब स्टार कनेक्टेड बोला है ना कि यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पे हमारा स्टार कनेक्टेड है, देख सकते हैं हमारा 3 फेज स्टार कनेक्टेड, राइट। तो हमने लिखा कि जनरेटर इज स्टार कनेक्टेड। तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि स्टार में हमारा करंट सेम होता है, वोल्टेज होता है मतलब टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू हमारा लाइन वोल्टेज बाई √3। तो ये हमारा मतलब टर्मिनल वोल्टेज हमने निकाल दिया, 381 आ गया। जब हमारा टर्मिनल वोल्टेज आ गया वंस देन EF इक्वल टू VT IA इंटू एक्सेस हम जानते हैं हमारा ये मतलब किसके लिए होता है, जनरेटर के लिए। तो जनरेटर के लिए हम निकाल लेंगे, VT की वैल्यू हमने निकाला है 381 एंड IA की वैल्यू दिया हुआ है और एक्सेस की वैल्यू हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो IA एक्सेस की वैल्यू सभी की वैल्यू IA हमने निकाला है 87.47। तो सभी वैल्यू रखेंगे एंड देन हमारा EF की वैल्यू मतलब हमने ये क्या बोलते हैं EMF ने निकाल लिया हमने, मतलब जो हमसे ये पूछा था उसका लाइन टू लाइन पूछा है इंड्यूस EMF। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लाइन टू लाइन के लिए √3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा 7.2 आ गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन में 30 हमने देखा होगा, फिर से हमने एक बार समझा दिया। अब 31 समझते हैं। देखिए 31 क्या कह रहा है, 31 हमसे इसमें पावर एंगल पूछ रहा है, पावर एंगल पूछ रहा है। तो फ्रॉम प्रीवियस हम क्वेश्चन पावर एंगल के लिए हम देखेंगे तो एंगल हमारा मतलब EF एंड IF में कितना लिखा था, EF एंड IF 24। देखिए क्वेश्चन नंबर हम इजीली हम 30 को फिर से आपको समझाएं। EF और IF देखिए हमारा EF और IF में कितना हमारा एंगल बन रहा है, देखिए EF और इसमें हमने मतलब एंगल निकाला तो एंगल हमारा कितना आया, देखिए 24.6। तो इस तरह से हमारा 31 नंबर क्वेश्चन भी होगा। अब चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन 2 नंबर में आया भाई साहब, मतलब सच में क्या ही क्वेश्चन का लेवल बनाया है। देखिए असिंक्रोनस जनरेटर की बात कर रहा है, फीडिंग जीरो पावर फैक्टर एट द आर्मेचर रिएक्शन क्या होगा, लैगिंग में हमारा आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, डीमैग्नेटाइजेशन होता है। सबसे इजी क्वेश्चन मतलब अभी तक का हम कह सकते हैं सबसे इजी क्वेश्चन कुछ है तो ये है, 2 नंबर भाई साहब, 2 नंबर। ओके आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 थोड़ा सा बड़ा है लेकिन यू कैन डू इट इफ़ यू अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में 400 वोल्ट दिया हुआ है, ये पावर दिया हुआ है 5 किलोवाट, एक्सेस की वैल्यू दी हुई है, ऑपरेटिंग एट 50% कह रहा है एट यूनिटी पावर फैक्टर। तो यूनिटी पावर फैक्टर पे हमें 50% पे ऑपरेट कर रहा है एंड एक्साइटेशन कह रहा है कि बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे देखिए बोल रहा है ना, जस्ट वेट,
ऑल राइट, तो आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि नाउ एक्साइटेशन इंक्रीज बाय 1%। एक्साइटेशन को हम 1% मतलब इंक्रीज कर रहे हैं। व्हाट विल बी द न्यू लोड इन परसेंटेज, तो न्यू लोड कितना परसेंट होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पावर फैक्टर केप्ट सेम, पावर फैक्टर जो है उसको सेम रखेंगे एंड नेग्लेक्ट लॉसेज ऑफ लीनियर मैग्नेटाइजेशन सर्किट। तो इसमें क्या कह रहा है, लॉसेज एंड लीनियर मैग्नेटाइजेशन सर्किट को नेग्लेक्ट करना है। देन हम क्या करेंगे, अहेड IFL जो फुल लोड करंट है उसको निकालने के लिए आप जानते होंगे पावर अपॉन √3 VI। तो यहाँ से हम I फुल लोड हम निकालेंगे तो हमारा 7.21 आ जाएगा। उसके बाद फॉर सिंक्रोनस मोटर के लिए E इक्वल टू जानते होंगे, E इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है V माइनस कॉस फाई IA स्क्वायर होल स्क्वायर V साइन थीटा, ये फार्मूला होता है। देन हम क्या करेंगे, V की वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे, मतलब सभी इसमें E की वैल्यू हमें दिया हुआ है एंड देन IA मतलब सभी वैल्यू हम ऑपरेट मतलब सभी जितनी वैल्यू दी हुई है, देखिए क्वेश्चन हमने पढ़ा, क्वेश्चन में सभी वैल्यू जितनी दिया हुआ है सभी वैल्यू को जब पुट इन करेंगे तो हमारा EF1 मतलब हमारा EMF आ जाएगा, मतलब EMF आ जाएगा पहली बार में मशीन का, ठीक है। और EF2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन में बोला है ना 1% हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, 1% इंक्रीज़ कर रहे हैं E1 का 1%, तो E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 मतलब 100 हम मान लेंगे, तो 100 में 1% हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 101। तो वही हमने मतलब ये इसका 100 में 100 मतलब 101 का वो 100% कितना हो जाएगा भाई 1.01, तो 1.01 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 236, मतलब 1% हम इसका बढ़ाएंगे 231 का तो 236 वोल्ट हो जाएगा। अब हमारा IAX निकालना है, IAX मतलब ये 10 दिया हुआ है, तो V2 हमने V1 निकाला 236 माइनस 400 वोल्ट बाई √3, सभी वैल्यू को हमने पुटन किया, जब ये रखा तो हमारा फाइनली परसेंटेज में बोला है तो ये हम परसेंटेज में निकाल लेंगे और परसेंटेज में 67.9 आ जाएगा। फिर से हम आपको बताते हैं, देखिए यहाँ से हमारा IA आ जाएगा, देखिए यहाँ से हमारा IA आ जाएगा तो IA और एक्सेस यहाँ से, ठीक है, तो आई एक्सेस हमने निकाल लिया 4.8। देखिए आई एक्सेस थोड़ा सा यहाँ पर मतलब हम सोचे कि इसी पेज में हम कर लें, थोड़ा सा आपको समझ में ना आया तो सबसे पहले आई निकाला हमने, आई एक्स अपन FL मतलब ए फुल लोड का हमारा मतलब रेशियो पूछा है, तो हमने एक्सेस हमने निकाला हुआ है और IFL हमारा 7.2 हमने ऊपर निकाला हुआ है। देखिए IFL हमारा लिखा हुआ है ना 7.21, तो यहाँ से हम सभी वैल्यू को निकालें और हमारा परसेंटेज लोड कितना आ गया 67.86। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन को समझा। हमने बोला कि क्वेश्चन बड़ा है लेकिन जब आप इसको करने चलेंगे तो इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 समझने के लिए पहले इसमें डेटा दिया हुआ 34, 35, 36 देख सकते हैं। हम कहते हैं ना कि अगर कोई सब कुछ नहीं पढ़े लेकिन इट्स डिपेंड ऑन योर लक, अगर मान के चलो यही टॉपिक आप पढ़ के चले गए, इसी टॉपिक से 3 क्वेश्चन है, गलत भी है सही भी है, मुझे लगता है बहुत गलत है यार। कोई अगर स्टूडेंट अगर इस टॉपिक को छोड़ दिया तो उसका 6 नंबर गिर गया, लेकिन अगर किसी ने पढ़ लिया यही टॉपिक और कुछ नहीं पढ़ा तो उसके लिए लकी है और किसी के लिए मतलब ये अनलकी भी हो सकता है। एनीवे हमें सब कुछ पढ़ के जाना होगा। अगर हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ें, अन्यथा ना पढ़ें। हमारे पास 4 पोल है और स्लॉट जो है हमारा स्लॉट जो है 48 दिया हुआ है, डबल लेयर हमारा दिया हुआ है, ईच कॉइल है 10 टर्न हमारा बोला है, एंड शॉर्ट पिच मतलब अल्फा इक्वल टू 36 दिया हुआ है और फाई इक्वल टू 0.025 दिया हुआ है। तो हमारा EMF लाइन टू लाइन पूछ रहा है। टोटल नंबर ऑफ टर्न निकालने के लिए 48 × 10 हम कर लेंगे, क्योंकि स्लॉट हमारा 48 है और नंबर ऑफ पोल जो है ईच टर्न हमारा 10 है। यहाँ पे ईच टर्न है मतलब ईच कॉइल है 10 टर्न, तो हम नंबर ऑफ टर्न निकालने के लिए 48 × 10 करेंगे तो 480 आ जाएगा। तो यहाँ पर टर्न पर फेज़ निकालेंगे, तो टर्न पर फेज़ हमारा टर्न कितना है टोटल 480 आया और पर फेज़ मीन्स 3 से हम डिवाइड कर देंगे तो 160 आ जाएगा 1660। उसके बाद एम निकालेंगे, एम इक्वल टू हमने बताया था स्लॉट पर पोल पर फेज़ होता है, तो स्लॉट हमारा कितना है 48 है, पर पोल इसमें देखिए हमारा इसमें ये 4 पोल का है, ठीक है, तो 4 पोल मतलब ये स्लॉट पर पोल पर फेज़, तो 48 × 4 × 3, तो ये 12 से कट जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो हमारा एम बराबर 4 आ गया। अब हमें मतलब ये स्लॉट एंगल दिया हुआ है 180 डिग्री मतलब इसको स्लॉट मतलब गामा या बीटा दोनों से हम रिप्रेजेंट करते हैं स्लॉट एंगल, तो 180 मतलब पोल अपन स्लॉट होता है, तो यहाँ से हम हमारा पोल कितना है 4 पोल का और स्लॉट कितना हमने मतलब स्लॉट कितना है 48, तो यहाँ से गामा मतलब जो हो जाएगा 15 डिग्री आ जाएगा। जब गामा हम निकालेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इक्वल टू KD इक्वल टू क्या होता है साइन एम मतलब गामा बाई 2, और यहाँ पर फिर से मैं वही लिखूँगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको फिर समझा देता हूँ। KD इक्वल टू जब मतलब हम पढ़ते हैं बैचेस तो साइन एम बीटा बाई 2 मतलब या गामा बाई 2 आप कर सकते हैं या एम साइन बीटा बाई 2,
तो ये हमने निकाला, सभी हमने गामा की वैल्यू यहाँ पे निकाला हुआ है 15 डिग्री, गामा की वैल्यू में निकाला है, इसमें पुट करेंगे तो हमारा फाइनली के डी की वैल्यू 0.957 आ जाएगा। अब ये आ गया तो हमें ऑलरेडी एंगल दिया हुआ 36 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो 36 डिग्री इलेक्ट्रिकल दिया हुआ है हमारा पिच एंगल दिया हुआ, तो हम पिच फैक्टर निकालने के लिए आप जानते हो कॉस में α/2, तो कॉस में α/2 हम निकालेंगे तो हमारा KP निकल गया, थोड़ा सा बड़ा है KP KD निकल गया। उसके बाद हम KW मतलब ये वाइंडिंग फैक्टर निकालेंगे, वाइंडिंग फैक्टर इक्वल टू पिच फैक्टर इनटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है, तो हम दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा KW आ जाएगा। तो ये मैं पूछा हुआ है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ये आपको सच में बताएं, आप सेमेस्टर पढ़ते हो ना, सेमेस्टर में सेम क्वेश्चन आता है, सेम एकदम 100% डीटो क्वेश्चन आपके मतलब क्वांटम में दिया हुआ है, आपके सेमेस्टर में भी आया हुआ है। तो इतना बड़ा भी क्वेश्चन नहीं है, बस EP इक्वल टू 4.4 KW मतलब ये KP इंटू KD टर्न पर फेज फाई और F सभी वैल्यू को टर्न किए, हमारा EPH आ गया। जब EPH हमारा फेज एंगल है तो लाइन में निकालने के लिए √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1400 आ गया। तो इस तरह से हमने 34 नंबर क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझ के सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या कह रहा है और इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 35 नंबर, तो हमारा 38 आप देख लिए कितना आ गया 1400, 1400 आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 35 कहते हैं। 35 में हमारा यहाँ पे कह रहा है 3 फेज कनेक्शन, ठीक है, सेम क्वेश्चन वही 35 वाला, ठीक है। तो आगे 35 हम देखते हैं। आई डोंट नो क्यों नहीं, मैंने किया है बहुत पहले ही हमने मशीन सॉल्व कर लिया है, तो आई डोंट नो यहाँ पे क्या लिखा है, लाइन टू लाइन, अच्छा लाइन टू लाइन पूछ रहा है ना, तो 1 मिनट 34 में चलते हैं। लाइन टू लाइन IL, लाइन टू लाइन हमारा 1400 आया, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, लाइन टू लाइन इंड्यूस वोल्टेज और 3 फेज कनेक्शन। अच्छा हमने सिंगल फेज के लिए निकाला, 3 फेज के लिए निकालेंगे, तो 3 फेज के निकालने के लिए इसका कुछ अप्रोच होगा। एनीवे इस बार हमने नहीं किया तो मैंने इसको देखा भी नहीं, तो जब दूसरी बार हम करेंगे तो कोशिश करेंगे, आपको मैंने बताया कि जो क्वेश्चन अभी नहीं कर पा रहे हैं उसको हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कि जो क्वेश्चन मैं पहली बार में नहीं कर पा रहा हूँ दूसरी बार में उससे पहले लूँ, ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 बहुत ईजी है। कह रहा है कि हमारे पास फिफ्थ हार्मोनिक कंपोनेंट ऑफ द फेज EMF इन वोल्ट फॉर 3 फेज स्टार कनेक्शन। तो 3 फेज के लिए हमारा देखिए फिफ्थ हार्मोनिक जहाँ भी आएगा ना तो हमारा क्या होगा, कॉस में 5 मतलब ये हम कॉस α/2 निकाले थे ना, KP बराबर क्या होता है कॉस में α/2, तो हमने कॉस में α/2 और फिफ्थ हार्मोनिक के लिए फिफ्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस में 90 आ जाएगा, 90 का वैल्यू हमारा 0 होता है, ठीक है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, 2 नंबर भाई साहब, 2 नंबर देख सकते हैं, यू कैन सी 2 मार्क्स, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 37 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 इज ऑल्सो इजी। 3 फेज हमारे पास सिंक्रोनस मोटर कनेक्टेड टू द AC मेंस रनिंग विथ फुल लोड यूनिटी पावर फैक्टर। देखिए हमने लिखा है कि 3 फेज हमारा सिंक्रोनस यूनिटी पावर फैक्टर से, ऐसे आपका मतलब एक डायग्राम, एक विजुअल डायग्राम, या कह सकते हो कि आपको एक मतलब एनालिटिकल मेथड या क्रिटिकल कोई भी मेथड से आपको एक फिगर बनाना होगा। 3 फेज हमारा सिंक्रोनस यूनिटी पावर फैक्टर से जल्दी से जल्दी बनाए और समझे क्वेश्चन को। हमारा काम है, टाइम कम है और क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं, इसमें टाइम भी लगता है। तो हो सकता है कोई क्वेश्चन आप 1 मिनट में कर लो, कोई क्वेश्चन 6 मिनट में करो, कोई क्वेश्चन 10 मिनट भी ले लेता है। तो इस तरह से आपको अप्रोच बनाना होगा ना। आपको सबसे पहले मतलब जब भी हमने बहुत से एग्जाम दिए हैं, भले गेट का आज तक नहीं दिया, गेट का पहली बार मैं दूंगा फाइनल ईयर में, लेकिन हाँ मैं जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम कम से कम 3 उधर, 1 कैंसिल हो गया, मतलब 4 से 5 एग्जाम रेलवे का, एंड उससे पहले भी 1-2 एग्ज़ाम दिया, उसके बाद पहले CDA से मतलब NDA मतलब आज तक मुझे लगता है कि कम से कम 7 से 8 मतलब CUT लेके 7 से 8 एग्जाम दिया। तो इससे मेरे को एक अप्रोच समझ में आ गया, सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर को पूरा गो थ्रू कर लो। हमने इतने अच्छे से लिखा, गो थ्रू कर लो, एक बार देख लो जो क्वेश्चन, मतलब अगर इसमें भी देखा जाए तो हमारा 65 क्वेश्चन आता है ना, 65 क्वेश्चन में 100% अगर आप अच्छे से पढ़े रहोगे ना तो 10 क्वेश्चन तो बिना पेन उठाए कर सकते हो, मतलब हल्का फुल्का पेन उठा के 10 क्वेश्चन कर सकते हो। उसके बाद 10 आगे वाला क्वेश्चन आपको पेन उठाना पड़ेगा, उसके आगे वाले आप सोचने पड़ेंगे। तो ये 2 हो सकता है, ये 1 मिनट में हो जाए, ये 2 मिनट ले, और यहाँ से अब हो सकता है कि आपका मतलब 10-10 मिनट भी 5 मिनट लेने लगे। तो इस तरह से आपको टाइम मैनेजमेंट, जब आप क्वेश्चन आगे पहले ही कर लोगे ना 10 क्वेश्चन, तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस बन जाए कि यस आई कैन डू इट। तो अगर आप सबसे पहले कठिन क्वेश्चन लेके बैठ गए और मान चलो 1 घंटे में 5 ही क्वेश्चन सॉल्व किए तो हो गया कल्याण। उसके बाद 2 घंटे में कैसे बीतेंगे ना, कुछ समझ में नहीं आता है। तो इस तरह से आपका अप्रोच होना चाहिए। चलिए ये सब तो हम बाद में बात कर सकते हैं, इतना तो आप अगर गेट दे रहे हैं तो यू आर अवेयर ऑलरेडी। आई थिंक कि अपने अगर फाइनल ईयर में 3rd ईयर में दिया होगा तो हमसे तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मतलब नॉलेज होगा, बट एक्सपीरियंस नहीं है मेरे से इतना, है ना। एनीवे एक्सपीरियंस मैटर, नॉट मैटर कि आपने 3rd ईयर में दिया, फाइनल ईयर में दिया, ओके। क्योंकि किसी भी कंपनी में जाएंगे तो एक्सपीरियंस पूछता है, ये नहीं पूछता कि आपका CGPA कितना है।
मतलब किसी कंपनी में आप जाओ एक सर्टेन एज बाद, आपसे सीजीपीए कोई नहीं पूछेगा, कोई सीजीपीए क्यों है, कितना है, आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, कंपनी एक्सपीरियंस मांगती है, ना कि आपकी सीजीपीए मांगती है, है ना। एनीवे कुछ कंपनी हैं, अब हर चीज़ का कुछ मतलब ड्रॉबैक्स होते हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 38 देखा कि 3 फेज हमारे पास हमारे सिंक्रोनस कनेक्टेड एसी मेन सप्लाई फुल लोड 820 पावर फैक्टर, द शाफ्ट रिड्यूस बाय इट्स शाफ्ट लोड इज रिड्यूस बाई हाफ, हमारा शाफ्ट लोड जो है रिड्यूस बाई हाफ, द फील्ड करंट विल बी कांस्टेंट, फील्ड करंट कांस्टेंट हो गया। तो हमारा ये पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, तो भाई देखो ना एकदम ध्यान से, यूनिटी पावर फैक्टर है, जब लोड घटाओ तो स्पीड बढ़ेगा, जब स्पीड बढ़ेगा तो लीडिंग में आ जाएगा। इसमें सोचना क्या, 2 नंबर बहुत इजीली हमने कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा क्या कह रहा है, हमारे पास पावर दिया हुआ है, ठीक है, हमारे पास वोल्टेज दिया हुआ है, हमारे पास लाइन टू लाइन स्टार बोल रहा है, मतलब फील्ड करंट दिया हुआ है, दिया हुआ है, और हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में मतलब थोड़ा सा ये मतलब ये क्वेश्चन ट्रिकी है कि द शॉर्ट सर्किट आर्मेचर करंट एट फील्ड 10 एम्पियर दिया हुआ है। देखिए शॉर्ट सर्किट, हमारा शॉर्ट सर्किट है ना, ये हमारा कितना दिया हुआ है 10 एम्पियर इक्वल टू द रेटेड आर्मेचर करंट एंड पर यूनिट सैचुरेटेड सिंक्रोनस रिएक्टेंस में पूछ रहा है। तो इसके लिए आप जानते होंगे ये शॉर्ट सर्किट, जब भी आप ग्राफ पढ़ते होंगे तो ये शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट का होता है, और ये वी रेटेड और आई एफ मतलब के बीच में ड्रा करते हैं। इधर हमारा शॉर्ट सर्किट होता है, इधर हमारा ओपन सर्किट होता है। तो इस तरह से हम मतलब एक ग्राफ बनाते हैं, एंड यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारा ओ एफ एफ डैश है, ओ एफ एफ डैश, ये हमारा मतलब क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रेटेड वोल्टेज ऑब्टेन बाई, तो ये कितना दिया हुआ है हमारा 15 एम्पियर, देखिए हमारा 15 एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है। तो रेटेड आर्मेचर करंट ओ एफ डैश हमारा रेटेड आर्मेचर करंट है, तो यहाँ से हमने 10 एम्पियर, ये हमारा 10 एम्पियर दिया हुआ है। तो ग्राफ हमने बनाया कि हमें सॉल्व करने में ईजी हो। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन में आर्मेचर करंट, हमें क्वेश्चन द पर यूनिट सैचुरेटेड सिंक्रोनस रिएक्टेंस पूछ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आई ए इक्वल टू निकालेंगे, तो पावर अपन 103 हमने आई ए निकाला। आई ए निकालने के बाद आई ए 1 निकालेंगे, तो आई ए 1 निकालने के लिए आई ए इंटू, अभी आप इससे पहले पढ़े होंगे, ये दोनों का शॉर्ट सर्किट अपन ओपन सर्किट जो करंट का रेशियो है 15/10 दिया हुआ है, और ये हमने आई ए निकाला। तो यहाँ से हमारा आई ए 1 निकल गया। तो फेज वोल्टेज हम निकालने के लिए VL/√3 होता है हमारा, मतलब ये लाइन वोल्टेज का √3, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 415/√3, तो ये हमारा मतलब फेज वोल्टेज आएगा। अब सैचुरेटेड सिंक्रोनस हम निकालेंगे, सैचुरेटेड सिंक्रोनस रिएक्टेंस, इसके लिए हम निकालेंगे तो 415, मतलब ये हमारा 415/√3, और ये हमारा आई ए 208। तो यहाँ से हमारा एक्सेस आ गया, मतलब एक्सेस हम निकाल लेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनली एक्सेस की वैल्यू हमारी कितना आ जाएगी, ये इतना आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद बेस इम्पीडेंस निकालने के लिए बेस इम्पीडेंस की बात करें, ठीक है, तो P = V²/R होता है। तो बेस इम्पीडेंस निकालने के लिए ये वोल्टेज का होल स्क्वायर इंटू पावर, मतलब पावर ऑलरेडी मतलब 1000 हमारा दिया हुआ है, इंटू 10⁻3, तो ये हमारा 1.772 आ गया। तो यहाँ से हमारा पावर आ गया पर यूनिट सैचुरेटेड सिंक्रोनस रिएक्टेंस XS/ZB हो गया। तो हम मतलब एक्सेस की वैल्यू ZB की वैल्यू दोनों निकाला। जब ये निकालेंगे थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब 1 से 2 बार करना पड़ेगा। देखिए हम पहली बार ये हम केवल पढ़ रहे हैं तो हम कर ले रहे हैं, मतलब जो हमने किया है, लेकिन अगर हमको एक क्वेश्चन फिर से मैं करूँ, नहीं कर पाऊँगा, 100% नहीं कर पाऊँगा। इसके लिए मुझे भी 1 से 2 बार तो प्रैक्टिस करना होगा, और वो मैं कर लूँगा, क्योंकि एक बार मैंने पढ़ा था उस समय समझ में आया, आज मैंने आपको समझाया थोड़ा सा और समझ में आया, दूसरी बार मैं करूँगा 100% मैं कर नहीं पाऊँगा, फिर देखूँगा तीसरी चौथी बार जाके क्वेश्चन समझ में आएगा कैसे करना है। इतना आसान नहीं होता है, आपको लेबोरियस तो बनना पड़ेगा, ऐसे मतलब सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। ओके, तो आगे हम चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग शॉर्ट कॉर्डिंग एम्प्लॉयड इन एसी मशीन विल बी रिजल्टेड इन। तो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में हार्मोनिक CMF मतलब हमने लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ से मतलब ये रिड्यूस होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग करते हैं, देखिए कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। कंसंट्रेटेड वाइंडिंग हमारा जो होता है वोल्टेज ज़्यादा होता है लेकिन हार्मोनिक्स आने लगते हैं। इसमें क्या होता है, वोल्टेज कम होता है लेकिन हार्मोनिक्स और EMF जो होता है रिड्यूस होने लगता है। तो ये हमारा आप देख सकते हो कि इसमें रिजल्ट इन क्या हो जाएगा, रिडक्शन इन EMF दोनों हमारे रिड्यूस होंगे, रिडक्शन इन बोथ EMF एंड हार्मोनिक्स। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 39 में देखा। क्वेश्चन नंबर 40, टाइम क्या हो गया है 18 मिनट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, 41 दोनों समझना पड़ेगा। तो आई थिंक इसे आज लेके जाएंगे तो ये 25 से 30 मिनट हो जाएगा, और समझाने में भी टाइम लगेगा। तो चलिए 40, जैसे हमने 30 से बताया, कल हम 40 से लेके 50 तक हम क्वेश्चन आपको समझा देंगे। तो इस तरह से हमारा मशीन में बहुत ही जल्दी विद इन हम कह सकते हैं नवंबर फर्स्ट वीक तक हमारा मशीन भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल के बाद हम पावर सिस्टम लेके चलेंगे, ठीक है। और बाई चांस अगर लक अच्छा रहा, चैनल से अगर पैसा मतलब हो सकता है कि इस मंथ कंप्लीट हो जाएगा। अगर कंप्लीट होगा तो हमारे पास अगर पैसा आया तो हम
जो iPad होता है, मतलब जो भी होता है, मतलब लिखने वाला होता है, अगर वो कर ले तो बस क्वेश्चन। एंड अगर वो नहीं भी आया, आई डोंट नो कि अगर पैसा कंप्लीट होता है कि नहीं, इट्स डिपेंड ऑन व्यूज़। इफ़ व्यूज़ इज़ गुड देन इट विल कम। देन अगर नहीं भी आएगा तो हमारे पास एक क्वेश्चन रहेगा और हम पेन से लिखेंगे। हमारे पास मतलब आई नो नीड टू एक्सक्यूज़ कि हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है, जो भी है उससे हमें बेटर करना है। दैट्स इट। थैंक यू।